कांतम्मा ने गुस्से से उठकर फोन लिया और अपने भाई बसवा को फोन किया। दूसरी तरफ बसवा ने कॉल का जवाब दिया। दीदी कैसी हो? तुमने मुझे कैसे याद किया, वो भी इतने दिनों बाद? बसवा ने पूछा तो कांतम्मा घड़ियाली आंसू बहाने लगी। क्या बहू भैया, बहुओं के आने के बाद मेरी हालत बड़ी भयावह हो गई है। इस तरह कहने लगी। सुनकर बसवा बोला, दीदी क्या हुआ? आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ भैया, मुझे इन बहुओं से अपनी जान बचाने का समय नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि मुझे तुम्हें भी फोन करने का समय नहीं मिलता। बहुएं आपको कैसे मारने की कोशिश कर सकती हैं? आप जो कह रही हैं मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा। मुझे स्पष्ट रूप से समझाएं क्या हुआ है। तब कांतम्मा, एक बार घर आ जा भैया, मुझे तुझसे कुछ काम है। तेरे यहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी कि क्या हुआ है। ठीक है दीदी, मैं 2 दिनों के भीतर आने की कोशिश करता हूँ। उसने फोन रख दिया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। कांतम्मा अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तीसरे दिन उसका भाई बसवा घर आया। बहुत दिनों बाद तुझे देख रही हूँ भैया। तुझे देखते ही मुझे लगा जैसे मेरा खोया चैन वापस आ गया। वो सब हम बाद में सोचेंगे दीदी, लेकिन पहले मुझे अपनी तकलीफ बताओ। मैं तुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताऊंगी, पहले जा और फ्रेश हो जा। उस दिन दोनों बेटों ने नगर जाने का निश्चय किया था और वे तैयार होकर बाहर आए। जब उन्होंने बसवा को देखा तो, बसवा मामा, आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। हाँ, सच्ची बात है ये कि बहुत समय हो गया है। मैं बस अपनी बहन से मिलना चाहता था। ठीक है मामा, हम शहर जा रहे हैं। हम 10 दिन बाद लौटेंगे, तब तक आप यहीं रहना। इतना कहकर दोनों बेटे चले गए। बाद में बसवा फ्रेश हुआ और वापस आकर, अब बताओ दीदी, तुम्हारी समस्या क्या है? यहाँ नहीं भैया, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने बसवा को बाहर आकर पूरी बात बताई। इस तरह मेरी दोनों बहुओं ने मुझे मारने की योजना बनाई। इन सब का मूल कारण है काले चेहरे वाली बहू। उन्होंने जो किया उसके लिए मेरे 2 बेटों ने भी उनका साथ दिया। उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन फिर मैंने तुमको याद किया और तुम्हें फोन लगाया। बसवा ने वो सब सुना तो, तुम्हारे साथ जो हुआ सुनकर अपने आप पर काबू नहीं रहा। मैं दोनों बहुओं का सर्वनाश करना चाहता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। समस्या उस काली औरत की वजह से है। तुम बस उसे खत्म कर दो। कुछ दिनों बाद हम छोटे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसे सेटल कर देंगे। तो अब हमारा निशाना छोटी बहू है, ठीक है ना? ये 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। दोनों ने योजना बनाई और घर के अंदर चले गए। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। कांता और बसवा बस उस मौके का इंतजार कर रहे थे जब वे छोटी बहू को अकेले पकड़ सके। उनकी स्थिति देखकर नंदिनी ने नलिनी से कहा, नलिनी, जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे उनके इरादों पर संदेह होता है। तुम सावधान रहना, समझी? हाँ, मैं सावधान रहने की कोशिश कर रही हूँ भाभी। अगले दिन सुबह वे अपने काम में व्यस्त थी। इस बीच नंदिनी के पति ने उसे फोन किया। हाँ बोलो, क्या बात हो गई? आपने मुझे इतनी सुबह कॉल किया? नंदिनी, जो पैसा है उसे लेकर बैंक जाओ और मेरे खाते में जमा करो। यहाँ मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। ओह ओके, मैं अभी जाकर जमा करा दूंगी। उसने नलिनी को बताया और पैसा लेकर निकल गई। इस बीच बसवा और कांता ने उसे कहते सुन लिया। नंदिनी को आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मुझे लगता है सबसे अच्छा मौका है कि हम उसे किनारे लगा दें। लेकिन कैसे? चलो उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर दें। बाद में हम एक पत्र लिखेंगे जैसे उसने लिखा हो, तब हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे इस बात में। फिर कांता ने जाकर मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। बसवा ने पीछे से जाकर नलिनी को क्लोरोफॉर्म सुखा दिया। नलिनी बेहोश हो गई। धीरे धीरे वे उसे दूसरे कमरे में ले आए। वे रस्सियां ले आए और उसे लटकाने ही वाले थे। इस बीच सड़क पर जा रही नंदिनी, ओहो, मैंने कैश तो ले लिया लेकिन अकाउंट बुक और अपना मोबाइल लेना तो भूल ही गई। तो वो घर वापस आ गई।
घर पर कांता और बसवा ने सारी तैयारियां करके नलिनी को लटका दिया था। नंदिनी ने घर आकर देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है। अरे, जब लोग घर पे हैं तो दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उसने सोचा और दरवाजे को धक्का दिया। जब कांता और बसवा ने शोर सुना तो वे डर के मारे जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर भाग गए। नंदिनी को समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है और इसलिए उसने खिड़की से झांका। नंदिनी को लटका हुआ देखकर वो चौंक गई। उसने तुरंत दरवाजा तोड़ा और अंदर की ओर भागी। नंदिनी ने तुरंत नलिनी को नीचे उतारा और जब उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है, नलिनी, एक बार आंखें खोलो जरा। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? नलिनी। नंदिनी नलिनी को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नलिनी को होश ही नहीं था। वो चुपचाप पड़ी हुई थी। उस दिन नंदिनी ने नलिनी को कांता से बचाया। कांता को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और वो वहां से चली गई। फिर नंदिनी नलिनी के पास आई जो दिया लगा रही थी और बोली, नलिनी, तुम काम करते हुए सब और देखो और सावधान रहो। तुम्हें सास के हर कदम का ध्यान रखने की जरूरत है, समझी? क्या हुआ भाभी? क्या ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे पता ही नहीं चला? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। अभी अभी ना सासू माँ फिसल कर गिर पड़ी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे हुआ तो बस उठी और चली गई। वो कैसे गिर पड़ी मत सोचो, लेकिन तुमको अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए, उसने कहा और चली गई। तब नलिनी, भाभी ने ऐसे क्यों कहा? जरूर कुछ हुआ होगा इसलिए कहा, नहीं तो वह ऐसे नहीं कहती है मुझसे कभी। वो ऐसा सोचकर चली गई। दूसरी ओर कांता अपने कमरे में चली गई। उसे चोट लगी थी तो दर्द के साथ, अब्बा, मैं ऐसे कैसे गिर गई मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। बेवजह मैंने एक सुनहरा मौका ही गवा दिया। फिर से मुझे एक और मौके का इंतजार करना पड़ेगा अब। हाँ। वो इस बारे में सोच रही थी। दिन ढल रहे थे। एक दिन तीनों खाना खाने के लिए बैठी और जब कांता अपना खाना परोस रही थी तो उसने गोंगूरा की चटनी देखी। अरे कोयले के शक्ल की औरत, ये चटनी इतनी काली क्यों दिख रही है? क्या तुमने इसे अपने जैसा बना दिया? तो नलिनी, सासू माँ, ये गोंगूरा की चटनी है, जो कोई भी बनाएगा ऐसी ही बनेगी। बेवजह आप मुझे इस तरह दोष मत दीजिए। तो ये चटनी हमारे घर में नहीं चलेगी। अगर मैं तुमको और इस प्लेट पर रखी चटनी को देखूं तो मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। पहले से मेरे सामने से हटाओ, चलो। वो सिर्फ उसे आहत करने के लिए ऐसी बात कर रही थी। उसका बुरा चेहरा देखकर नलिनी ने गोंगूरा की चटनी हटा दी। बाद में कांता ने खाना खाया और वहां से चली गई। नलिनी दुख के साथ, क्यों भाभी, बिना बात के वो कारण ढूंढती है और मुझे इस तरह से परेशान करती है? मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना नलिनी, सोच लो कि वो एक कठोर पत्थर है और वो जो कुछ भी कहे उसे अनदेखा कर दो। मेरे चेहरे पर ही अगर वो मुझे और मेरे रंग को लेकर कहेगी तो मुझे सच में अपमानित लगता है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों आपस में बात करते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। कांता सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी एक रिश्तेदार उनके घर आ गई। कांता भाभी, कैसी हो? हाँ सरला, मैं अच्छे से हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हें देखे तो काफी समय हो गया। हाँ भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों की शादी में नहीं आ सकी। इसलिए तो मैं बस तुम्हारी बहुओं को देखना चाहती थी। इतना सुनते ही कांता ने सोचा, बाप रे, अगर वो मेरी काले चेहरे वाली बहू को देख लेगी तो वो जाकर सभी को बता देगी कि कांता अपने लिए एक काली बहू लेकर आई है। वो डर गई। तुम यहीं रहो, मैं जाकर अपनी बहुओं को बुलाती हूँ। बहुएं काम कर रही थी तो वो उनके पास गई। नंदिनी, मेरी एक रिश्तेदार आई है, मेरी बहुओं से मिलना चाहती है, बस तुम जाओ और मिलाओ। ए, जब तक वो चली ना जाए बाहर मत आना, नहीं तो इज्जत खो दूंगी मैं अपनी सारी। तो वो नंदिनी को लेकर चली गई। इधर देखो सरला, वो मेरी बड़ी बहू है नंदिनी, देखो कितनी सुंदर है ना। और तुम्हारी दूसरी बहू कहाँ है? मैंने सुना है वो बड़े अच्छे स्वभाव की लड़की है। हाँ हाँ, वो घर पर नहीं है,
कुछ काम था तो बाहर चली गई। ऐसा क्या? ठीक है, अगली बार जब मैं आऊंगी तो उसे देख लूंगी भाभी, मुझे देर हो रही है, अब चलूं? वो चली गई। उधर किचन में नलिनी कांता के रवैये से परेशान हो रही थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन जब कांता अपने घर के पास की झील को देख रही थी, दिन बीतते जा रहे हैं और मैं इसका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जो भी मेरे घर आता है मैं किसी से उसको मिला नहीं पाती और झूठ बोलती हूँ। अगर मैं उसे मार दूं तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करने का कोई तरीका सूझ जाए बस। और वो इसके बारे में सोचने लगी। तभी उसे नलिनी को उस झील में गिराकर डुबाने का विचार आया। तुरंत उसने एक रस्सी डाल दी ताकि वहां उसका पैर फंस जाए और वो झील में गिर जाए। उसने सारा इंतजाम किया और घर आ गई। अरे नलिनी, इधर तो आओ। कहिए सासू माँ। हमारी पास की झील में लिली के फूल लगे हुए हैं, जाओ उन्हें तोड़ लाओ। नलिनी ठीक है कहकर झील की ओर चल पड़ी। कांता की शक्ल देखकर नंदिनी को शक हुआ और वो तुरंत नलिनी के पीछे हो ली। जब नलिनी झील में उतरने वाली थी और फूल तोड़ना चाह रही थी, तभी नलिनी का पैर रस्सी से उलझ गया और वो झील में गिर गई। डूबते हुए चिल्लाने लगी। जैसे ही नलिनी ने उसे डूबते हुए देखा तो वो झील में कूद गई। क्योंकि नंदिनी तैरना जानती थी, इसलिए उसने नलिनी को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। भाभी, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरे पैर में कुछ फंस गया था और मैं पानी में गिर पड़ी। ठीक है, अब घर चलते हैं। मैं फूल तोड़कर लाती हूँ जरा। धीरे धीरे वो नीचे आई और वहाँ एक रस्सी देखी तो समझ गई कि उसकी सास का काम है। उसने लिली के फूल लिए और घर लौट आई।